अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम नया यूनिट उठाने वाले हैं और इस यूनिट का टाइटल जो है दैट इज़ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इस यूनिट में कौन सी चीज़ की बात होगी, किस चीज़ को हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन रखेंगे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उनका यहाँ पे डिस्कशन जो होगा दैट विल बी ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द टाइटल ऑफ द टॉपिक। तो इस यूनिट का टाइटल जो है, उस टाइटल में अगर हम देखेंगे दो प्रोमिनेंट टर्म्स आती हैं। वन इज सोर्स and another is energy. Now we are quite familiar about the term source, कि source हम किस चीज़ को कहेंगे। Obviously आप लोगों को पता ही होगा कि source हम किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जहाँ से हमें कुछ मिलता है, जहाँ से हमें कुछ मिलता है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे वी आर टॉकिंग अबाउट दोज वेरी थिंग्स which will give us energy, which will give us energy. So that's what we will term as a source of energy, source of energy. तो उन चीज़ों का डिस्कशन यहाँ पे होना है जिन चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है। नाउ जो चीज़ हमें मिल रही है दैट्स एनर्जी। तो ये इस चीज़ से आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो। आप लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि एनर्जी जो है, एनर्जी हम किसको कहते हैं, व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी इज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क, कैपेबिलिटी टू डू वर्क। तो किसी भी चीज़ में जिसमें भी कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी है काम करने की, वो काम कर सकता है, वही टर्म दैट वेरी, वही से दैट वेरी एजेंट इज हैविंग एनर्जी, इज हैविंग एनर्जी। तो एनर्जी के बिना काम पॉसिबल नहीं है। और जब हम काम की बात करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी काम irrespective of its form, irrespective of its form, that will utilize energy, that will utilize energy। लेकिन अब ये एनर्जी यूटिलाइजेशन जो इसका है, कोई भी काम हम जो कर रहे हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं से तो मिल जाती है, वो हमें कहीं ना कहीं लाइक हम जो है, ह्यूमंस जो हैं, वो जो भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं उनका, उनको जो उसके लिए एनर्जी मिलती है, दैट एनर्जी इज drained from the chemical energy that is present inside our cells, inside our cells। So chemical energy is responsible for whatever we are doing, whatever type of work we are doing, humans are doing। ऐसे ही बाकी सारे इक्विपमेंट्स जो होंगे, वो जो भी काम करेंगे उनमें भी कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी अवेलेबल होगी, विच इज देन मेकिंग देम capable of doing the work, doing the work। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी, और ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है, मिलती कहाँ से। अब हम बहुत सारी चीज़ों से एनर्जी जो है वो निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन कौन से स्पेसिफिक चीज़ को, कौन सी स्पेसिफिक चीज़ को हम सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे, हम सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे। तो सोर्स ऑफ एनर्जी में एक चीज़ का ख्याल रखना है, इट्स नॉट जस्ट कि किस चीज़ से हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एनर्जी एक्सट्रैक्शन में अगर हम देखेंगे, अगर हमारे पास देखो, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ आवर हाउस होल्ड यूटिलिटी। तो हमारे हाउस होल्ड यूटिलिटी में एक बहुत बड़ी एग्जांपल जो है जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, वो है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लेकिन ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, क्या इसको ट्रीट किया जा सकता है एज सोर्स ऑफ एनर्जी? क्या इसको ट्रीट किया जा सकता है एज सोर्स ऑफ एनर्जी? दैट डिपेंड्स कि इस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को ज़मीन से निकालने में, फिर इसकी फिल्ट्रेशन करने में, और फिर इसको ट्रांसपोर्ट करने में, फिर इसको ट्रांसपोर्ट करने में टू ए स्पेसिफिक लोकेशन, उसमें जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, क्या उतनी
उससे ज़्यादा एनर्जी हमें दे रहा है, उससे ज़्यादा एनर्जी हमें दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर उससे ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, ओनली देन इट कैन बी ट्रीटेड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर ये उससे कम एनर्जी दे रहा है, देन इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी सिर्फ हम उस चीज को ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि इट्स बट नेचुरल कि हमें एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो है उसको जिस साइड पे उसका यूटिलाइजेशन होना है, जिस साइड पे उसका यूटिलाइजेशन होना है वहां तक लेके जाना है, और मोस्ट प्रोबेबली वो कहीं से एक्सट्रैक्ट भी करना होगा या उसमें मल्टीपल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो इन मल्टीपल एक्टिविटीज में एनर्जी कंजप्शन होती है। इससे पहले कि वो हमें एनर्जी देना स्टार्ट करे, उससे पहले बहुत सारी एक्टिविटीज उसके साथ इन्वॉल्व होती हैं, और वो एक्टिविटीज जो है वो एक्टिविटीज एनर्जी जो है डिमांड करती है। तो ऐसी एक्टिविटीज जो एक्टिविटीज यूटिलाइज होती हैं, जिन एक्टिविटीज में एनर्जी यूटिलाइजेशन होती है, इस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी को अपनी कंजप्शन साइट पे लेके आने तक उनमें अगर जितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो रहा है, अगर वो अमाउंट ऑफ एनर्जी लेस है देन द एनर्जी आउटपुट ऑफ दैट वेरी सोर्स, देन वी कैन ट्रीट इट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर उनमें उन एक्टिविटीज में जितनी एनर्जी लग रही है वो ज्यादा है, देन वी कैन नॉट, हमें कोई फायदा ही नहीं है उस ऐसी चीज को सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करने में, क्योंकि हम यहाँ से जो हम एनर्जी दे रहे हैं उन एक्टिविटीज में वो बहुत ज्यादा जा रहा है एज कम्पेयर टू जितना ये आउटपुट दे रहे हैं बाद में, तो वी आर इन लॉस। सो वी कैन से कि हम एक स्पेसिफिक चीज को, हम किसी भी स्पेसिफिक चीज को सोर्स ऑफ एनर्जी तब ट्रीट करेंगे जब हमें नेट यूजफुल एनर्जी मिले। तो अगर हम देखेंगे तो यूजफुल एनर्जी देखो, किसी भी लेट अस सपोज कि किसी भी सोर्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को इसकी फाइनल स्टेज तक लाने के लिए जहां पे हम इसका यूटिलाइजेशन करने वाले हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, अगर तब तक इनपुट एनर्जी जो इसकी है, लेट अस सपोज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, और जो फिर ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा है वो आउटपुट एनर्जी है, हम उसको ओ ई से मार्क करेंगे। तो फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वही विल, अब नेट एनर्जी जो इसमें है, नेट एनर्जी इट्स रिप्रेजेंट दैट बाय एनी। सो नेट एनर्जी किसके बराबर होगी? नेट एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी? आउटपुट एनर्जी माइनस इनपुट एनर्जी। तो आउटपुट एनर्जी से हम इनपुट एनर्जी नेगेट करेंगे। अब अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव मिला, देन वी विल ट्रीट इट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। और अगर इसका वैल्यू नेगेटिव मिला तो फिर दिस इज नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो, हम बहुत सारी चीज़ों से जो है हम एनर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि क्या हमें नेट एनर्जी या नेट आउटपुट एनर्जी जो है वो मिल रहा है, वो नेट आउटपुट एनर्जी। चलो इसको हम बेटर नेट आउटपुट एनर्जी, और यहाँ पे भी नेट आउटपुट एनर्जी। तो नेट आउटपुट एनर्जी जो है वो वैल्यू हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव नहीं आ रहा है फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर हम लॉस में हैं। तो दिस इज द क्राइटेरिया
This is the criteria on which we can decide whether some substance may be treated as a source of energy or not. अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये तो पहला क्राइटेरिया है, इस पे कोई भी चीज़ जो है वो सबसे पहले इस चीज़ को सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होते हैं, उन सोर्सेज ऑफ एनर्जी किसी चीज़ को ट्रीट करने से पहले हम कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं। उसमें कुछ जो नेसेसरी प्रॉपर्टीज़ हैं, इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑफ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसके कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए? It should be safe. It should be safe and convenient to use. Safe and convenient to use. Safe होना चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि जब हमारे पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है तो सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स इट इज गिविंग एनर्जी एज एन आउटपुट। तो एनर्जी एज एन आउटपुट दे रहा है तो इसके साथ ऑब्वियसली रिस्क भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि एनर्जी का कितना अमाउंट दे रहा है, कंट्रोल्ड मैनर में दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो उस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है, नेसेसरी है। क्योंकि अगर अनकंट्रोल्ड अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है किसी फिनोमेना से तो ऑब्वियसली वो सोर्स जो है वो कोई हमें कोई फ़ायदा देने से ज़्यादा जो है नुकसान ही देगा। कॉन्वीनियंस होनी चाहिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करने में, कोई भी इसको यूज़ कर सके। इट शुड बी कॉन्वीनियंट, कोई इसमें इनकॉन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए कि हमें किसी दूसरे को बंदे को बुलाना पड़ रहा है इसको यूज़ करने के लिए, या काइंड ऑफ दैट वेरी थिंग। तो दिस इज़ द फर्स्ट। अब दूसरी बात जो है, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी है तो सोर्स ऑफ एनर्जी जब भी हम लाएंगे तो ये हर एक सोसाइटी में हर एक बंदा जो रह रहा है उसको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, मतलब ये वहाँ तक आना चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिकली लोअर सेक्शन से भी क्यों ना हो। सो इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल। इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल, ये एक और कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए और इजीली अवेलेबल, मतलब हमें वेट नहीं करना पड़े कि नहीं अब कब आएगा, या आज नहीं आया 10 दिन बाद आएगा, 20 दिन बाद आएगा। नो, इट शुड बी इजीली अवेलेबल। तो अवेलेबिलिटी में कोई इश्यूज नहीं आने चाहिए इसके। और easy storage and transportation, तो इसको स्टोर करना आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें अपने घर में कोई अलग से कंस्ट्रक्शन करनी पड़े सिर्फ इस सोर्स ऑफ एनर्जी को जो है इसको रखने के लिए, तो दैट विल बी कम्बरसम कि हम सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए पे करें या उसकी स्टोरेज को बनाने के लिए पे करें। तो इजी स्टोरेज होना चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन आसान होगी तो दैट विल रिफ्लेक्ट इन द फाइनल प्राइसेस ऑफ दैट वेरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसपोर्टेशन आसान है तो प्राइस विल बी इन चेक। अगर ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल है, एक तो उसमें से दो दिक्कतें होंगी, एक तो इसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल है तो इजीली अवेलेबिलिटी जो इसकी है वो भी हिंडर हो जाएगी। और ये होना चाहिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली। एनवायरमेंट फ्रेंडली ये होना चाहिए, क्योंकि
एट द एंड हम जिस माहौल में रह रहे हैं तो उस चीज़ को प्रिजर्व करना बहुत ही नेसेसरी है. वी ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर दोज वेरी फ्यूल्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली. आप लोगों ने देखा होगा रिसेंट ट्रेंड्स में कि बहुत थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं कि हम अपनी डिपेंडेंस जो है वो शिफ्ट करें फ्रॉम द फोसिल फ्यूल्स टू अदर मोर क्लीनर फ्यूल्स. क्लीनर फ्यूल्स. तो क्लीनर फ्यूल्स क्यों चाहिए? क्योंकि हम पोल्यूशन कट करना चाहते हैं. पोल्यूशन कट होगा तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो सेफर साइड पे रहेगा. सेफर साइड पे रहेगा. तो दीज आर द फ्यू ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास ये सारी चीज़ें नहीं होगी वो सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है. नहीं, सोर्स ऑफ एनर्जी होने के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया जो इससे पहले हमने बोला, दैट इज सफिशिएंट. That is sufficient. If input energy is less than, if input energy involved is less than the output energy given by a source, it can be treated as a source of energy. बिल्कुल अच्छे से हम नेट आउटपुट एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए. तो देन वी कैन टर्म दैट वेरी थिंग एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. लेकिन ये सारे फीचर्स अगर इसमें उसके बाद हैं, then it will be termed as good source of energy. Then it will be termed as good source of energy. तो अब अगर हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कैटेगराइजेशन ऑफ दीज वेरी सोर्सेज. तो इन सोर्सेज को हम कैटेगराइज करते हैं. तो कैटेगरीज आप लोगों को पता है हमेशा बनाई जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग. कोई एक प्रॉपर्टी होती है जो प्रॉपर्टी मतलब सोर्सेज ऑफ एनर्जी होंगे सारे, लेकिन इनमें से कुछ जो है वो एक प्रॉपर्टी को फॉलो करते होंगे और बाकी जो बचेंगे वो किसी दूसरी प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, या बाकी जो बचते हैं उनमें से कुछ दूसरी प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, फिर बाकी जो बचे उनमें से कुछ तीसरी प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, बाकी फोर्थ प्रॉपर्टी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास जो है फिर कैटेगरीज में ग्रुप्स भी बनते हैं. अगर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को हम एज क्राइटेरिया रखेंगे, किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को एज क्राइटेरिया रखेंगे, तो अगर जो हमारे पास पूरे सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, अगर हम एक प्रॉपर्टी को एज क्राइटेरिया रखेंगे, तो अगर वो प्रॉपर्टी वैरी होती है सिर्फ दो तरीके से, या तो किसी के पास है या नहीं है, तो या उस प्रॉपर्टी के सिर्फ दो एस्पेक्ट्स आते हैं, तो फिर फ्यूल्स की कैटेगराइजेशन सोर्सेज ऑफ एनर्जी की कैटेगराइजेशन जो है वो उसमें दो ही कैटेगरीज होंगी. लाइक जिसको हम अभी देखेंगे. एंड दिस वेरी प्रॉपर्टी जो है, ये पहली प्रॉपर्टी जिस पे हम कैटेगराइज करते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी को, वही कैटेगराइज देम एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो हम कैटेगरीज बनाते हैं वो किस बेसिस पे बनाते हैं कि कोई सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसको अगर कंटिन्यूसली यूज़ किया जाए, कंज्यूम किया जाए, तो क्या वो फिर से बनेगा कि नहीं बनेगा. अगर बनेगा तो देन इट इज़ रिन्यूएबल, अगर नहीं बनेगा देन इट इज़ नॉन रिन्यूएबल. सो वी हैव टू कैटेगरीज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. अब अगर हम रिन्यूएबल की बात करेंगे या नॉन रिन्यूएबल, देखो सोर्स ऑफ एनर्जी तो हमें पता चल गया कि सोर्स ऑफ एनर्जी हम किसको कहते हैं, और सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है हमारे पास बहुत सारे हैं, हमारे पास बहुत सारे हैं. अब इनकी कैटेगराइजेशन में हम इनको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल हमने कैटेगरीज क्यों बनाई, पहले अगर हम देखेंगे. चलो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे इसके एंड में कि कैटेगरीज क्यों हमने बनाई. हाँ, फिलहाल अगर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की बात करेंगे, तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम किनको कहते हैं, ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि रिन्यूएबल जो है उनको रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा.
तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम किनको कहते हैं? हम उन सोर्सेज को रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं जो नेचर में कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, नेचर में कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहे हैं उस रेट से जो ज्यादा है फ्रॉम द रेट ऑफ देयर कंजप्शन, फ्रॉम द रेट ऑफ देयर कंजप्शन। रिन्यूएबल कौन बनेगा? रिन्यूएबल कौन बनेगा? रिन्यूएबल वो बनेगा जिसकी रेट ऑफ प्रोडक्शन in nature is more than rate of consumption, is more than rate of consumption। तो rate of production जो है that is more than rate of consumption, rate of consumption। तो ऑब्वियसली ऐसा सोर्स जो होगा क्या वो कभी खत्म होगा? नहीं, कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन की रेट जो है वो ज्यादा है और कंजप्शन की रेट जो है वो कम है। सो इट इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग 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 ग्रोइंग। इनफैक्ट वो भी नहीं खत्म होगा जिसकी रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इक्वल होगी रेट ऑफ कंजप्शन को, हाँ प्रॉब्लम उनके साथ है जिनकी रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम है फ्रॉम द रेट ऑफ कंजप्शन, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी जो ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो क्या है उनके डिपॉजिट्स जो होंगे, उनके हमारे पास जो भी वो जिस भी क्वांटिटी में वो अवेलेबल होंगे वो क्वांटिटी कंटिन्यूअसली डिग्रेड होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि कंजप्शन बहुत तेज़ी से हो रही है और प्रोडक्शन जो है उतनी तेज़ी से नहीं हो रही है। तो ऑब्वियसली द रिवर्स क्राइटेरिया विल बी हियर, जिनका रेट ऑफ प्रोडक्शन is less than rate of consumption, this is the simple criteria जिससे आप लोग एक सोर्स ऑफ एनर्जी को क्लासिफाई कर सकते हो कि वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है। तो आप लोग यहीं से, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन बोलूं कि क्या जो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, व्हाई डू वी टर्म देम एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? क्योंकि उनको बनाने के लिए, उनकी प्रोडक्शन करने के लिए रेट ऑफ प्रोडक्शन जो उनकी है वो बहुत कम है, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉसिल फ्यूल्स को फॉर्म करने में, और उन्हें कंज्यूम करने में कितना टाइम लगता है? सेकेंड्स, मिनट्स, कितना टाइम ही लगता है उनको कंज्यूम करने में। तो कंजप्शन उनकी, अब कंज्यूम करने में और फिर कंजप्शन उनकी किस रेट पे हो रही है? थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉसिल फ्यूल्स यूज होते हैं, पेट्रोलियम होता है, डीजल यूज होता है, केरोसिन और दिस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो बहुत हाई क्वांटिटी में हर जगह पे यूज होते हैं। तो इसीलिए उनके सोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा भी हैं, बहुत है हमारे पास उनके सोर्सेज, लेकिन कंटिन्यूअस डिप्लीशन पे है। तो एक टाइम ऐसा आने वाला है जब वो कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे, दैट्स व्हाई वी से दोज आर नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये नहीं होता है कि ये नेचर में फिर से नहीं बनेंगे, रिन्यूएबल का मतलब ये नहीं होता है कि ये नेचर में कंटिन्यूअसली बनेंगे जबकि नॉन रिन्यूएबल बनेंगे ही नहीं, नॉन रिन्यूएबल भी बनता है, बट द थिंग इज कि रेट ऑफ प्रोडक्शन लेस होने की वजह से इसके जो हमारे पास डिपॉजिट्स होते हैं या इसकी जो भी क्वांटिटी हमारे पास होती है वो कंटिन्यूअसली डिप्लीट होती हैं, उसमें से कम होता जाता है, और जैसे वो कम होता जाएगा तो एक टाइम आएगा जब ये बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। सो
दैट्स वाई नॉन रिन्यूएबल डजेंट मीन कि ये प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। तो इसके साथ ही हम आज की क्लास जो है इसको यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कशन जो है कंटिन्यू रहेगा रिगार्डिंग द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और उसमें हम कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और को डिस्कस करेंगे इन द स्टार्ट ऑफ द क्लास, और उसके बाद हम अलग अलग से हर एक एनर्जी को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन